Malik sir, ओके goodbye. ओके, गुड बाय सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे गुड हैं आप इवनिंग सब? सर। एंजॉय कर रहे हैं क्लास? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास कैसी रही आप लोगों की? पहली क्लास थी आज। सर बहुत बहुत अच्छी थी सर। देखिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। समझाया था मैम ने। मैम की तबीयत खराब होने के बावजूद भी वो आप लोगों को पढ़ा रही हैं, है ना? बीच बीच में वो खांस रही थी, मैं भी वॉच कर रहा था। खास भी थी सर। हाँ, तो थोड़ा सा देखिए, जो हम लोग मेहनत आप लोगों के समझा रही साथ। थी। हाँ, इसके बावजूद भी पूरे उससे समझा रही थी, कोई पूछ रहा था तब भी सारा कुछ बता रही थी मैम। हाँ, चलिए देखिए, हम लोग अध्याय 15 आईपीसी के भी समाप्त कर चुके हैं और आज अध्याय 16 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आईपीसी का। और ये मानिए कि आप आने वाले जो दो अध्याय हैं, अध्याय 16 और अध्याय 17, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ आईपीसी। आप ये मान के चलिए कि 80 से 90% केसेस जो अदालतों में चल रहे हैं वो आईपीसी के अध्याय 16 और 17 से ही चल रहे हैं। जो अध्याय 16 है वो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में बात करता है, और जो अध्याय 17 है वो संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में बात करता है। तो दोनों ही चीज़ इतनी महत्वपूर्ण है कि अधिकतर मसले क्या होते हैं, आप पुलिस के पास क्यों जाते हैं, मुकदमा कायम क्यों कराते हैं? या तो आपके शरीर के साथ कोई अपराध होता है या आपकी संपत्ति के साथ कोई अपराध होता है। ये दो मेन रीज़न हैं। और ये दोनों चैप्टर अध्याय 16 और 17 एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वकालत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अति महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं आईपीसी के। ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes sir, yes sir. यस सर। देखिए, अध्याय जो 16 है वो 299 धारा से शुरू होकर 377 तक जाएगा। ठीक है, तो कुल धाराएं कितनी हुई इसमें? हाउ मेनी सेक्शन? 79. 79 धाराएं हैं। चैप्टर नंबर 16 में 79 धाराएं हैं। और जो इसकी पहली धारा है वो 299 बात करता है आपराधिक मानव वध की। देखिए, ये चैप्टर आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार आपने इसे समझने का प्रयास किया होगा। तो अब हम इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। पहले तो जो इसमें शब्दावली आई है, आपराधिक मानव वध, कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, देखिए, ये जो कल्पेबल शब्द है वो कल्पा शब्द से बना है। कल्पेबल का मतलब है दोषी होना। ठीक है, कल्प्रिट एक शब्द आता है। इज दैट क्लियर? तो कल्प्रिट से, कल्पा से बना है कल्पेबल। और होमिसाइड का मतलब क्या है भैया? होम होम मतलब ह्यूमन से बना है और ह्यूमन। साइड मतलब सुसाइड। हाँ, तो देखिए, जो सी, मानव वध। हाँ, CID, ये साइड है ना, ये साइड जिस भी शब्द के साथ आप लगा दोगे, ये इसका अर्थ जो है वो मृत्यु से हो जाता है। जैसे कि सुइसाइड यानी कि अपनी मृत्यु, सेल्फ। होमिसाइड मानव की मृत्यु, मानव वध। ठीक है, और आपने पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, बहुत सारे ऐसे शब्द सुने होंगे जिनमें सफिक्स के तौर पर CIDE वर्ड आपको जहाँ मिल रहा है तो वहाँ वध, मृत्यु से संबंधित बात निकल के आती है। तो आपको 299 का जो इसका जो हेडिंग है, कल्पेबल होमिसाइड, ये समझ आया कुछ कि मानव वध है लेकिन आपराधिक है। तो क्या मानव वध गैर आपराधिक भी होता है भाई? नहीं सर। जी, शिखा जी बोल रही हैं बट सर 100 सेक्शन में हो सकता है जब हम सेल्फ डिफेंस में किसी की जान ले लेते हैं तो। बहुत अच्छे। इसके अलावा कहीं और?
शिखा जी ने सर बता 304 तो क्या है? हाँ, क्या बोला शीतल राज जी? सर सेक्शन 304 है IPC। तो वो कोई वैध, मैं बात कर रहा हूँ कि क्या कोई ऐसा वध भी हो सकता है जो निर्दोष हो, जिसमें कोई दोष ना हो? यहाँ आपराधिक, हाँ सर, हाँ 78 में सर जल्लाद के द्वारा फांसी दे। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सही जवाब है आपका, बिल्कुल। देखिए, जल्लाद जो फांसी दे रहा है वो न्यायालय के आदेश के अनुसरण में कार्य कर रहा है, तो वहाँ इसलिए वो चैप्टर नंबर 4 में उसे रखा गया है। और चैप्टर नंबर 4 किस बारे में बात करता है? जोया खान क्लास में है, जोया जी बताएंगे। चैप्टर नंबर 4 आईपीसी किस बारे में बात करता है? जोया जी मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो बताइए। जी, जोया खान मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं क्या? नहीं पता तो कम से कम माइक खोल के यही बता दीजिए कि नहीं पता सर। प्रियंका त्यागी जी क्लास में है, प्रियंका त्यागी जी, कैन यू हेयर मी? जी सर। यस सर, यस सर, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। कहाँ से हो प्रियंका त्यागी जी आप? आई एम फ्रॉम दिल्ली। जी हाँ, मैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में पूछना चाह रहा था कि चैप्टर नंबर 4 किस बारे में डील करता है आईपीसी का? बस एक्सेप्शंस के लिए है। जनरल एक्सेप्शन, जी, सामान्य अपवाद। तो देखिए, जी सर। वहाँ अगर वध किया जा रहा है तो सेक्शन 100 हमें अनुमति देता है कि हम आत्मरक्षा में, अपने शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में या किसी अन्य के शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। उसमें अवस्थाएं दी हुई हैं कि सच एंड सच अवस्थाएं हैं तो उनमें आप मृत्यु कारित कर दें तो आपका मृत्यु कारित करना जो है वो जस्टिफाई हो जाएगा। वैसे ही संपत्ति के खिलाफ भी अगर कोई अपराध हो रहा है तो संपत्ति के खिलाफ भी अपराध होने पर हम जो है वध कारित कर सकते हैं। तो वो जो वध हैं वहाँ, वो सारे वध कैसे हैं? वो निर्दोष हैं, यहाँ सदोष है। देखिए, आपराधिक मानव वध को सदोष मानव वध भी कहा जाता है ना जी। यस सर, यस यस सर। सर। हाँ, तो आप इतना तो समझ गए कि सारे वध सदोष नहीं होते, कुछ निर्दोष भी होते हैं। और निर्दोष के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि निर्दोष वध कैसे हो जाएगा। चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो अवस्थाएं दी गई हैं, उन अवस्थाओं में जहाँ जहाँ मृत्यु कारित करने का राइट दिया हुआ है, यदि उन परिस्थितियों में आपने किसी की मृत्यु कारित की, तब आप जो है सदोष मानव वध में नहीं आएंगे। आपका जो वो वध माना जाएगा वो निर्दोष होगा आपके दृष्टिकोण से, आप उसमें निर्दोष होंगे, आप पर कोई दोष नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? सर जैसे सेक्शन 82, 83, 84 ये जैसे 82 और 83 अंडर 7 इयर्स और 83 अबव 7 इयर्स अंडर 12 इयर्स और 84 अनसाउंड माइंड के बारे में बात करता है, तो ये जो लोग वध करेंगे ये भी निर्दोष होंगे? देखिए, अगर वो ये साबित कर दें कि मुझे प्रकृति का ही ज्ञान नहीं था, देखिए 7 ईयर से कम आयु का जो बच्चा है अगर वो वध कर भी देता है तो कोई बात अपराध नहीं है। जो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे से की जाए तो भी निर्दोष होगा, उस पर कोई दोष आएगा ही नहीं, आएगा बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो उन अवस्थाओं में भी अगर वध हो जाता है तो देखिए वो साबित करने का भार किस पे है। ये सवाल आपको हर एग्जाम में रखा मिलता है कि साबित करने का भार किस पे है? अभियुक्त पे है। ठीक है, और साबित करने का भार है, और साबित कहाँ किया जाएगा? एनु सर एविडेंस सर 105 में। जी बिल्कुल सही जवाब। थोड़ा सा धैर्य रखा कीजिए, जब मैं किसी का नाम लेके पुकारूं तो पहले उसका वेट किया कीजिए,
वो जवाब देने में असमर्थ हो, ना दे या कोई कारण रहे, तब फिर कोई सेकंड बंदा उस पर जवाब दे। थोड़ा सा आप ओके सर। सभी लोग ज्ञानी व्यक्ति हैं, है ना, तो जब मैं एनो जी का नाम ले रहा था तो उन्हें थोड़ा सा अवसर देते आप। चलिए, आपने जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब है आपका, वेरी गुड। ठीक है, तो अब ये जो चैप्टर नंबर 16 पे हम आ जाते हैं, ये बात कर रहा है आपराधिक मानव वध की। तो आज हम समझेंगे कि आपराधिक मानव वध होता क्या है। इसको 299 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, देखिए, मैं बार बार आपको बताता हूँ कि हमारी जो आईपीसी है, आईपीसी में कुछ सेक्शन जो है वो डेफिनेशन क्लॉज है, कुछ सेक्शन जो है वो पिनल क्लॉज है। ठीक है, और कुछ सेक्शन आपको ऐसे मिलेंगे कि डेफिनेशन भी उसी क्लॉज में मिल जाएगी और पेनल्टी भी उसी क्लॉज में मिल जाएगी। तो जो हमारा आपराधिक मानव वध की बात करता है 299, दिस इज जस्ट आ डेफिनेशन क्लॉज। और इसकी पेनल्टी कहाँ है भैया? 302 में, 304 में जी, 304 में 4 में से 209 की पेनल्टी है, और 300 जो हम हत्या पढ़ेंगे आगे इससे, उसकी पेनल्टी 302 में है। 302 में। हाँ, और जब भी आप चार्ज फ्रेम करें तो चार्ज फ्रेम आपको जो है पेनल्टी क्लॉज का करना है। भूलकर भी वहाँ आप जो है आपराधिक डेफिनेशन क्लॉज है उसमें चार्ज मत बना देना। ठीक है, एक बार को आप 300 के साथ 302 लिख के चार्ज बनाएं तो जस्टिफाई है आपका चार्ज, लेकिन आप खाली 300 ही लिख के चार्ज बना देंगे तो आपका जो चार्ज बनाने का सवाल है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको दंड के विषय में बात करनी है, आपको वहाँ दंड देना है, तो आपको जो चार्ज फ्रेम आप करेंगे वो दांडिक प्रावधान वाला ही चार्ज फ्रेम करेंगे। इज दैट क्लियर? तो चलिए पढ़ते हैं। यस सर। 299 को क्या कहता है? कल्पेबल होमिसाइड। ये कह रहा है हुएवर कॉजेज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट, अंडरलाइन कर लीजिए एन एक्ट को, with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, or with the knowledge that he is likely by such act to cause death, commits the offense of culpable homicide। ठीक है भाई, हिंदी वर्जन देखते हैं क्या कहता है। ये कह रहा है आपराधिक मानव वध या सदोष मानव वध। ठीक है, जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से कौमा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो, या यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित करता है, वह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है। देखिए, बहुत ही सिंपल सी सीधी सपाट भाषा में बताया हुआ है कि क्या है आपराधिक मानव वध। अब इसके जो दृष्टांत हैं, इन दृष्टांत को देख लेते हैं। इसके दृष्टांत क्या कह रहे हैं? दृष्टांत इसके बोल रहे हैं भैया, ए लेज स्टिक्स एंड टर्फ और ए पिट with the intention of thereby causing death, or with the knowledge that death is likely to be thereby caused, Z, believing the ground to be firm, treads on it, falls in and is killed, A has committed the offense of culpable homicide। देखिए, कै जो है गड्ढे पर लकड़ियाँ और घास इस आशय से बिछाता है कि तद द्वारा मृत्यु कारित करे, या यह ज्ञान रखते हुए बिछाता है कि संभाव्य है कि तद द्वारा मृत्यु कारित हो, यह विश्वास करते हुए कि वह भूमि सुदृढ़ है उस पर चलता है, उसमें गिर पड़ता है और मारा जाता है। यहाँ कै ने आपराधिक मानव वध का अपराध किया है। इज दैट क्लियर डियर? इसका Yes, जो sir. बी इलस्ट्रेशन है वो कह रहा है ए नोज जेड टू बी बिहाइंड अ बुश, बी डज नॉट नो, ए इंटेंडिंग टू कॉज
or knowing it to be likely to cause Z's death induces B to fire at the bush. B fires and kills Z. Here B may be guilty of no offense, but A has committed the offense of culpable homicide. ये कह रहा भैया कि यह जानता है कि यह एक झाड़ी के पीछे है। ख यह नहीं जानता, यह की मृत्यु करने के आशय से या यह जानते हुए कि उससे यह की मृत्यु कारित होना संभाव्य है, ख को उस झाड़ी पर गोली चलाने के लिए उत्प्रेरित करता है। ख गोली चलाता है और यह को मार डालता है। यहाँ यह हो सकता है कि ख किसी भी अपराध का दोषी ना हो, किंतु क ने आपराधिक मानववध का अपराध किया है। क्लियर है? देखिए, एक उस व्यक्ति को तो पता ही नहीं कि वहाँ झाड़ी के पीछे कोई है। वो जो व्यक्ति जानता है, वो जानते बूझते उसको इंड्यूस करता है कि भैया उस झाड़ी पे आप गोली चला दो, और उसको आइडिया है कि वहाँ कोई व्यक्ति है, ये गोली चलेगी तो झाड़ी के पीछे जो व्यक्ति है मोस्ट संभावना है कि उसको गोली लग जाए और गोली लगने के कारण उसकी मृत्यु कारित हो जाए। तो यहाँ जो दो लोग हैं, एक तो वो जो इंड्यूस कर रहा है वो तो आपराधिक मानववध का लायबल होगा, और जिसे जानकारी नहीं है, जो बिना जानकारी के गोली चला रहा है, तो वो जो है हो सकता है कि उस पर कोई चार्ज ना बने, चूंकि उसकी नॉलेज में कोई मामला था ही नहीं। इज दैट क्लियर माय डियर? सर क्या उसको नजर नहीं लगेगा, क्योंकि मारा तो उसी ने है ना। हाँ, मारा तो उसने है, मारा तो उसी के हाथ से। लेकिन उसको नॉलेज तो नहीं है ना तो उसका इंटेंशन है, ना उसे नॉलेज है। मारा भले ही। अब ये जो इलिस्ट्रेशन है ना, ये इलिस्ट्रेशन अक्सर आ जाता है परीक्षाओं में, तो इस इलिस्ट्रेशन में थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देता है एग्जामिनर। तो वो क्या करता है कि ये जो गोली चलाने वाला जो बंदा है ना, इसके हाथ में जो हथियार है वो अवैध हथियार बता देता है कि एक गैर लाइसेंसी बंदूक है उसके पास, और वो उससे फायर करता है। तब क्या स्थिति होगी भैया? सर सेम कंडीशन रहेगी। अच्छा, रूबीना, सर हाँ रूबीना, क्या स्थिति होगी तब अगर वो एक गैर लाइसेंसी बंदूक से ऐसा करेगा तो क्या होगा? जी बोलिए। सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए आप एक बार। पहले वाले का आंसर देना है, दूसरे वाले का देना है? जो सेकंड इलस्ट्रेशन है ना, जो झाड़ी के पीछे गोली चलवा रहा है, तो यहाँ जो गोली चलाने वाला व्यक्ति है उसके पास जो हथियार है गोली चलाने के लिए, बंदूक है, रिवॉल्वर है या व्हाट्सएवर, वो गैर लाइसेंसी हो, तब क्या कंडीशन होगी? तब क्या आप ये जो इसमें जिसके नाम, हाँ जी, सर जिसके नाम पर लाइसेंस है वो लायबल होगा। अच्छा, नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो जो गन है वो लाइसेंसी है ही नहीं, उस पर किसी प्रकार का लाइसेंस है ही नहीं, तब क्या होगा? कुछ 2 नंबर के ऐसे हथियार भी तो होते हैं ना जो लाइसेंसी होते ही नहीं है, तब क्या कंडीशन होगी? जुल्फकार अली जी। सर सेम कंडीशन नहीं रहेगी। क्या ये मानववध को सर सेम कंडीशन नहीं रहेगी, क्योंकि उकसाया है, उत्प्रेरित किया कहने, तो जो सर कह तो दोषी होगा। हाँ। और सर जो ख है, सर ख के ऊपर एलिगेशन रहेगा विदाउट लाइसेंस का। आर्म्स एक्ट की धारा में उसका चालान हो जाएगा कि आप आर्म्स एक्ट, हाँ गैर लाइसेंसी हथियार यूज कर रहे हो, तो उसके लिए सर उसमें शायद 1 से लेके 3 साल तक की सजा होती है। हाँ, तो वो आर्म्स एक्ट का जो सेक्शन है वो आर्म्स एक्ट अप्लाई उस पर हो जाएगा। तो ये कई बार ना इस प्रकार 25। हाँ 25 आर्म्स एक्ट, 25 सर। हाँ बिल्कुल 25 एक ही तो बात है जी। हाँ जी सर।
जी, सी इलस्ट्रेशन देख लीजिए। ए कह रहा है ए बाय शूटिंग एट ए फाउल with intent to kill and steal it kills B who is behind a bush, A not knowing that he was there. Here although A was में आपने बताया कि आर्म्स एक्ट में होएगा ये, तो इससे फिर होमोसाइड कल्पेबल नहीं लगेगी? नहीं, वो कल्पेबल होमिसाइड तो उसी पे लगेगी जिसने इंड्यूस किया है, जो जानता था कि वहाँ व्यक्ति है। ओके सर। हाँ। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि इसका दोनों नहीं चलेंगे फिर। जैसे एक तो आर्म्स एक्ट में आपने बताया विदाउट लाइसेंस वो गन चला रहा है, और एक ये कल्पेबल होमोसाइड जो उसने क्राइम किया है, गोली मार दी है। गोली जिसने मरवाई है ना, जिसने इंड्यूस किया है, आपने इलस्ट्रेशन सही से समझा नहीं है। इलस्ट्रेशन में दो लोग हैं, एक तो जिसके पास गन है वो है, एक वो है जो जानता है कि झाड़ी के पीछे कोई तीसरा बंदा है और वो उसे उकसाता है झाड़ी पे गोली चलाने के लिए, ये जानते हुए कि वहाँ बंदा बैठा हुआ है और उसको गोली लग जाएगी। तो जो गोली चला रहा है उसको तो नॉलेज नहीं है ना वहाँ कोई व्यक्ति है, तो वो तो बच जाएगा। कल्पेबल होमिसाइड में बंदा वो जाएगा जो इंड्यूस कर रहा है, जिसकी जानकारी में है कि वहाँ व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है? ओके सर। हाँ, ओके सर। जी जी। सी कह रहा है, सी जो इलस्ट्रेशन है, ए बाय शूटिंग एट ए फाउल with intent to kill and steal it kills B who is behind a bush, A not knowing that he was there. Here although A was doing an unlawful act, he was not guilty of culpable homicide as he did not intend to kill B or cause आपकी death. आवाज नहीं आ रही आपकी है। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है भाई, आवाज नेटवर्क तो ठीक ठाक ही है मेरे पास, बढ़िया डंडे आ रहे हैं सारे नेटवर्क के। तो मैं एक बार जो है ना इसको छोड़ के दोबारा यस सर यही हाँ, कि भाई वो जब उसका आशय है मारने का, तो आशय, और हमने तो ये पढ़ा है कि जो आपराधिक मानववध है गैर इरादतन होता है ना? जी सर। हाँ, तो ये आप ही की सर इसका वो भी तो है कि सभी आपराधिक मानववध हत्याएं नहीं है, लेकिन सभी हत्याओं में ये आपराधिक मानववध जो है ये इंक्लूड है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब हम अभी पिक्चर के क्लाइमैक्स को आप खराब मत करिए अपने, है ना? ठीक है सर, ठीक है सर। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल सर। ऐसा होता है ना, कई लोग, आपका कोई दोस्त ना फिल्म देख के आ जाता है, कई बार कोई अच्छी सी फिल्म होती है ना, तो फिर वो आपको बताता है कि भाई चल मेरे साथ फिल्म देखने चलेंगे, बहुत अच्छी फिल्म लगी है। तो अब टिकट के पैसे तो आपने भी दिए हैं, और हो सकता है कि उसने आपके टिकट के पैसे भी दे दिए हों, ऐसे भी दानवीर दोस्त होते हैं कुछ। तो लेकिन वो क्या करता है फिर पूरी फिल्म में, वो आपको आने वाले सीन को पहले ही बता देता है कि अब ये होने वाला है, अब ये होगा। तो आप थोड़ी बहुत देर तो झेलोगे क्योंकि टिकट के पैसे उसने दे रखे, फिर आप उसे कहोगे भाई चुप बैठ जा, फिल्म का मज़ा मुझे भी ले लेने दे। तो इसी प्रकार इस फिल्म का आनंद लीजिए और क्लाइमैक्स को भंग मत कराइए। ठीक है? तो इसके स्पष्टीकरण, ठीक है। हाँ, इसके स्पष्टीकरण देख लेते हैं। स्पष्टीकरण एक जो इसका है वो कह रहा है, अ पर्सन हु कॉजेज बॉडीली इंजरी टू अनदर हु इज लेबरिंग अंडर अ डिसऑर्डर, डिजीज और बॉडीली इन्फर्मिटी and thereby accelerates the death of that other shall be deemed to have caused his death. इसका जो स्पष्टीकरण एक है वो कह रहा है कि वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को जो किसी विकार, रोग या अंग शैथिल्य से ग्रस्त है शारीरिक क्षति कारित करता है और तद द्वारा उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु त्वरित कर देता है, उसकी मृत्यु कारित करता है, यह समझा जाएगा। क्या समझे इस स्पष्टीकरण से? देखिए, यहाँ स्पष्टीकरण एक ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित है और आपको पता है कि ये इस रोग से पीड़ित है, और आप क्या कर रहे हैं, आप कोई ऐसा कृत्य कर रहे हैं जिससे कि उसकी मृत्यु एक्सेलरेट हो जाए। एक्सेलरेट शब्द तो आप सभी जानते होंगे। एक्सेलरेट क्या होता है भाई? गुंजन बत्रा, एक्सेलरेट किसे कहते हैं?
सर एक बार आप वो पॉइंट बता दीजिए, आप क्या बता रहे थे, समझ नहीं आया मुझे, जिसमें आपने पूछा है ये। देखिए मैं स्पष्टीकरण आपके पास बेरेक्ट तो सभी के पास है ना, आईपीसी का कोई ऐसा तो नहीं है महानुभाव जो बिना बेरेक्ट के ही क्लास ले रहा जी हो। सर, जी सर। देखिए आप लोग से सभी से मैं उम्मीद करता हूँ ये पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ो कि पीडीएफ डाउनलोड कर ली हमने पीडीएफ से पढ़ रहे हैं। पीडीएफ पढ़ के आप जज नहीं बनोगे, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। अपने बेरेक्ट्स तो आपको लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो स्पष्टीकरण 1 मैं डिस्कस कर रहा हूँ जी भाई। सर। हाँ 299 का ये कह रहा वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को जो किसी विकार रोग या अंग शैथिल्य से ग्रस्त है शारीरिक क्षति कारित करता है और तद द्वारा उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, उसकी मृत्यु कारित करता है, यह समझा जाएगा। तो इंग्लिश में जो वर्ड आया है वो एक्सेलरेट आया है। इंग्लिश वर्जन कह रहा है इसका कि अ पर्सन हु कॉजेज बॉडीली इंजरी टू अनदर हु इज लेबरिंग अंडर अ डिसऑर्डर disease or bodily infirmity and thereby accelerates the death of that other shall be deemed to have caused his death। तो जो accelerate शब्द आया है ये इससे क्या समझ रहे हो आप, ये शब्द है क्या? जी गुंजन जी। सर एक तरीके से वो है कि मतलब होनी ही होनी है जिससे मृत्यु, एक तरीके से गति प्रदान करना शायद से। बिल्कुल। एक्सेलरेट शब्द यार सभी, एक्सेलरेटर शब्द तो आप सब जानते हैं, क्या होता है एक्सेलरेटर? तो गाड़ी में होता है ना जिससे स्पीड बढ़ती है, जिससे गाड़ी भाषा में कि स्पीड तेज कर देना। हाँ एक्सेलरेटर, जिससे गति तेज होती है। हाँ जिससे जल्दी से जल्दी, जी सर, हाँ, जल्दी से जल्दी अब मृत्यु मान करती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित है और वो उसकी बीमारी से उसकी मौत होनी है निश्चित है उसकी कि वो मर जाएगा, है ना। ये भी हो सकता है कि वो ना मरे, ठीक भी हो जाए। लेकिन अगर वो उस बीमारी की अवस्था में आप उसकी बीमारी को एक्सेलरेट कर दें तो क्या होगा, उसकी मृत्यु के पास उसे आप तेजी से बढ़ा दोगे, ठीक है। उसकी मृत्यु को आप त्वरित कर दोगे, एक्सेलरेट कर दोगे। तो ऐसी अवस्था में यही समझा जाएगा कि उस व्यक्ति का आपने मृत्यु कारित की है, यानी कि वध किया है, यानी कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में वो आएगा ही आएगा। आप ये नहीं कह सकते जी ये तो पहले बीमार था, मैंने तो इसे मुक्ति प्रदान कर दी, बेचारा कर रहा था मेरे सामने, दुखी हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने तो इसे मुक्ति प्रदान कर दी ना। आप जो है आपराधिक मानव वध के एक्सप्लेनेशन नंबर 1 के तहत आप जो है 299 की परिभाषा में आ जाओगे। अब देखते हैं नंबर 2 क्या कह रहा है इसका। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कह रहा है वेयर डेथ इज कॉज्ड बाय बॉडीली इंजरी द पर्सन who causes such bodily injury shall be deemed to have caused the death, although by resorting to proper remedies and skillful treatment the death might have been prevented। स्पष्टीकरण 2 ये कह रहा है कि आप किसी व्यक्ति को ऐसी चोट पहुंचा दें जिस चोट पहुंचाने से हो सकता है कि उसे उपचार देकर बचाया जा सकता था। तो उपचार देके बचाए जाने की अवस्था में और आपने ऐसा कुछ जानबूझ के किया है, आपने वैसी जानकारी होते हुए उसे ऐसी इंजरी दी है, तो आप इस बात का प्ली नहीं ले सकते कि भाई मैंने तो इसे मार दिया था, जो और 2-4 लोग वहाँ खड़े थे या जो भी स्थिति थी या इसके परिवार वाले इसे डॉक्टर के समय से ले जाते तो ये बच जाता। तो ये प्ली नहीं चलेगी, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 से हिट हो जाएगी आपकी ऐसी प्ली। वो कह रहा है 2 नंबर कह रहा है कि इस बात से आपको कोई बचाव मिलने वाला नहीं है कि उसे प्रॉपर इलाज मिलता तो वो ठीक हो जाता। वो बात आपको आपके डिफेंस में आप यूज नहीं कर सकते। जी गायत्री, गायत्री कैन यू हेयर मी? यस सर। हाँ क्या समझ आया बेटा? ये एक्सप्लेनेशन नंबर 2 समझ आया कुछ? यस सर, आ गया समझ। क्या समझ आया, समझा दे एक बार मुझे। सर सारा, अरे है ही कितना बड़ा है सारा, और बूढ़ बता रही है सारा। जी एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कह रहा हूँ, खाली नंबर 2 जो स्पष्टीकरण पढ़ा है हमने। सही है कि अगर किसी को कोई ऐसी शारीरिक क्षति है, मतलब कि
मतलब किसी की चोट दे देना जिससे उसकी मौत होना संभावना है, मतलब कि किसी किसी सिर पे मार देना जिससे उसकी मौत होना ही होना है, इस जी तरीके से। जी 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 जी, बहुत अच्छा प्रयास किया आपने, धन्यवाद आपका। जी, जोया खान जी क्लास में हैं, सुन पा रहे हैं मुझे? मैंने जोया का नाम पहले भी लिया था और जोया का कोई जवाब नहीं आया था। तो जोया जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? तो आप अपना माइक ओपन करें प्लीज़ एक बार। जी, जोया जी आवाज़, मतलब जोया जी माइक नहीं ओपन कर रही हैं कहीं। जोया, बस व्हाट कैन वी डू? चलिए शिखा जी आप बताइए। सर मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ हाँ शिखा, आपसे ही पूछ रहा हूँ। सर क्या क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा कनेक्शन टूट गया था, मैंने अभी ज्वाइन किया है, हाँ रिज्वाइन किया देखिए, है हम अभी। स्पष्टीकरण 2 पढ़ रहे हैं, 299 का। 299 का स्पष्टीकरण 2 हमने समझा है। अगर आपने समझा हो तो ठीक है, नहीं मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ, इसका 2 नंबर को दोबारा बता रहा हूँ। जहाँ की शारीरिक, एक मिनट जी मैं बोल रहा हूँ, जहाँ की शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई हो और वहाँ जिस व्यक्ति ने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की हो उसने वह मृत्यु कारित की है, यह समझा जाएगा। यद्यपि उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकी जा सकती थी। तो ये जो स्पष्टीकरण 2 है, ये क्या कहना चाह रहा है? कहना चाह रहा है, यदि तुमने मतलब किसी को चोट पहुंचाई है, बॉडीली इंजरी, और उससे उसकी डेथ हो गई, तो जिस व्यक्ति ने मतलब वो इंजरी की है और इंसान मर जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उसी ने वो डेथ की है, उसी ने कल्पेबल होमिसाइड किया है। बेशक वो ट्रीटमेंट के बाद उस आदमी को मरने से रोका जा सकता था। हाँ, मतलब बट कि सारा जो वो मतलब उसी इंसान आप ये प्ली नहीं ले सकते, ऐसी इंजरी किसी को दे के आप इस बात की प्ली नहीं ले सकते, ये डिफेंस नहीं उठा सकते कि सर देखो उसको ऐसी चोट लगी थी कि अगर उसे टाइम से हॉस्पिटल पहुंचा देते उसके यार दोस्त परिवार वाले देखने वाले तो वो बच जाता, वो एक अलग मैटर है। उस प्ली को एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ने हिट कर दिया है कि वहाँ कोई खड़ा होकर बोलने लगे कि सर मैंने तो उसे मारा था, लेकिन अगर इसे टाइम से हॉस्पिटल एम्बुलेंस बुला लेते, 102 नंबर 112 नंबर कौन सी है वो, उस नंबर को कॉल करके बुला लेते, टाइम से इसको जो है बढ़िया डॉक्टर को दिखाते तो ये बच जाता। तो ऐसे इस प्रकार के जो बकवास से डिफेंस हैं उनको हिट करने के लिए एक्सप्लेनेशन नंबर 2 जोड़ दिया है आईपीसी में। तो आपका इस तरह का जो कोई अगर कोई कहना चाहेगा तो उसको यहाँ कहने से रोक दिया है। इज दैट क्लियर माय डियर? अब स्पष्टीकरण 3 देखते हैं। स्पष्टीकरण 3 कह रहा है द कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ ए चाइल्ड इन द मदर्स वोम्ब इज नॉट होमिसाइड। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 ने कहा है कि माता के पेट में जो बच्चा होता है उसको मारना होमिसाइड नहीं है, बट इट मे अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड टू कॉज द डेथ ऑफ ए लिविंग चाइल्ड if any part of that child has been brought forth, though the child may not have breathed or been completely born। और यहाँ स्पष्टीकरण 3 ने कह दिया कि अगर माँ के पेट में बालक है तो उसको मारना कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा, किंतु यदि उस बालक का शरीर का कोई भी अंग माता के शरीर से बाहर आ गया है तो वैसी अवस्था में भले ही उसने सांस ना भी लिया हो और वो पूरी तरह से जन्मा ना भी हो, तब भी वो कल्पेबल होमिसाइड में काउंट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर, अगर कोई भी पार्ट बाहर आ गया है तो वो कल्पेबल होमिसाइड ना जाए। हाँ, वो उसमें जरूरी नहीं है कि वो सांस की प्रक्रिया उसने पूरी कर ली हो, सांस ले लिया हो, या वो उसका पूर्ण जन्म ही हो गया हो। उसका कोई भी बॉडी का पार्ट अगर बाहर आ गया है तब वो कल्पेबल होमिसाइड की श्रेणी में मामला आ जाएगा। स्पष्टीकरण 3
ये कह रहा है। इज दैट क्लियर माय डियर? सर ये डॉक्टर sir. पे लागू होगा ना, जो उस टाइम पे मतलब डॉक्टर है जो ट्रीट कर रहा है उस वुमेन को, इसी पे तो लागू होगा ना सर ये होमोसाइड ना ना स्पष्टीकरण? ना ना, आप इसको केवल डॉक्टर के संबंध में मत ले जाइए, ये तो एक सामान्य बात कह रहा है। अगर किसी माँ के पेट में कोई बालक है और उसको आपने मार दिया, तो यदि वो पेट के अंदर है, आपको मार दी, हाँ, वो डॉक्टर नहीं मार दिया, उसकी, हाँ और टाइम पे हाँ हाँ बोलो बोलो। बच्चे का कोई अंग बाहर आ गया है, हाँ, और तब वो बच्चा भी माँ के साथ मर जाता है। नहीं माँ के साथ उस ना टाइम की मरे, माँ के साथ से मतलब नहीं है। मतलब सर हाँ एलएलबी में सर हम लोग के एग्जाम्पल देते थे कि माँ के बॉडी से बच्चे का जरा सा भी पार्ट बाहर आ रहा है हाँ और उसे हम कोई इंजेक्शन दे करके या फिर सुई चुभो करके उसे मार डालते हैं तो वो कल्पेबल होमिसाइड की हाँ, श्रेणी में वो है। स्पष्टीकरण 3 यही तो कह रहा है, साफ सी बात कह रहा है कि बालक यदि यस सर, पेट, अगर वो वूम में ही हाँ वूम में ही मर जाता है तो सर वो कोई और भी हो सकता है, बट ये कल्पेबल होमिसाइड में नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। वो गर्भपात कारित करने में तो आ जाएगा, वो डेथ हो जाएगी तो वो मिसकैरेज हो हाँ जाएगा, हाँ है ना, यस वो वहाँ मिसकैरेज में चला जाएगा। लेकिन यहाँ कल्पेबल होमिसाइड के लिए ये आवश्यक है कि माँ की बॉडी से उस बच्चे का कोई भी अंग अगर बाहर आ गया है, भले ही उसने सांस ना ली हो, भले ही वो पूर्णतः पैदा ना हुआ हो, तब कल्पेबल होमिसाइड मान लिया जाएगा। फिर वो गर्भपात वाले सेक्शन से आके यहाँ जंप मार जाएगा इधर। ठीक है भाई? सर तो अच्छा, आपराधिक मानव वध आप लोगों को कुछ समझ आया? मैंने आपको आपराधिक मानव वध बताया, निर्दोष मानव वध बताया। देखिए 299 लागू होने के लिए कोई कृत्य होना जरूरी है। ये हमने जब 299 की परिभाषा पढ़ी तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो, या यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य, अंडरलाइन कर लीजिए अपने ब्रैकेट में, कोई कार्य, ठीक है, करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है। तो भैया ये जो कोई कार्य, एनी एक्ट जो मैं आपको अंडरलाइन करा रहा हूँ, इंग्लिश वाले एनी एक्ट अंडरलाइन कर लें और हिंदी वाले कोई कार्य अंडरलाइन कर लें, और मैं तो कहता हूँ कि दोनों, हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले भी, दोनों ही अंडरलाइन करें। ठीक है? तो ये जो कोई कार्य शब्द है, तो किस कोई कार्य शब्द में क्या कोई लोप भी शामिल होगा? जी अरुण कुमार जी क्लास में। तो लोप है, इन्वॉल्व है। होगा। हाँ, भाई कहीं कहीं करते आप ऐसे भी तो कर सकते हो ना कि कोई लोप करके किसी को नुकसान पहुंचाए, ऐसा कि उसकी मृत्यु हो जाए। समझ रहे हो ना? ओमिशन मींस यस सर, जैसे अभी इन्होंने एक्सप्लेनेशन 3 में ही बताया कि जो बॉडी पार्ट बच्चे का बाहर आ गया उसमें कोई सुई चुभा के या ऐसे, तो इम्पोर्टेंटली डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूरी डिलीवरी करे, लेकिन वो ओमिशन होगा ना अगर वो ऐसा करेगा, सुई चुभा के बच्चे को मार देगा। ओमिशन मींस आई थिंक ओमिशन मींस एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करते हैं, नहीं जानबूझ कर किसी काम को करते तो हैं। दैट इज द ओमिशन, नॉट द एक्ट। वही तो कह रहे हैं ओमिशन। यहाँ तो जो एनी एक्ट शब्द आया है इसमें ओमिशन भी जो है वो इम्प्लाइड है। आप ये मान के चलिए, आप इसको एक्ट को एक्ट के तौर पे ना देखें, इसको, इसमें ओमिशन भी इंक्लूड है। मैं ये समझाना आपको चाह रहा हूँ। ठीक है ना भाई? आपकी ड्यूटी है कि आप किसी को भोजन प्रोवाइड करें। आप जेल के जेलर हैं तो आपकी ड्यूटी है कि कैदी को आप टाइम से भोजन प्रोवाइड करें। आप उसको भोजन नहीं दे रहे हैं, भूख से मार दे रहे हैं, तो वहाँ भी आपराधिक मानव वध हुआ नहीं हुआ? यस सर। है ना? तो 299 आप सभी अच्छे से समझे होंगे ऐसा उम्मीद करता हूँ। और इसको सर मेरा एक डाउट है। हाँ सिखा, मेरा बोलिए। क्वेश्चन हम इसमें इंटेंशन कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि इसमें मेन चीज इंटेंशन है। तो जैसे कि उसमें हमने ये पढ़े इलस्ट्रेशन इसमें कि उसकी इंटेंशन नहीं थी बट वो उसकी डेथ हो गई,
तो हम इसमें इंटेंशन कैसे प्रूव करेंगे? वो झूठ भी तो बोल सकता है कि मेरी इंटेंशन नहीं थी। देखिए, इंटेंशन मापने का कोई मीटर नहीं बना हुआ है, ना कोई मशीन है जिससे आप इंटेंशन माप लो। इंटेंशन जो है आपके आचरण पर डिपेंड करती है। आपके आचरण से ये देखा जाता है कि आपका आचरण किस प्रकार का था, ठीक है ना। आचरण के अकॉर्डिंग ही आपकी इंटेंशन नापी जाती है। इंटेंशन जो है ना एक पूरा क्या है, मानसिक तत्व है। इंटेंशन आपके दिमाग में है। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि आप उसको कैसे नापेंगे। तो उसको नापने का तो सिर्फ तरीका ये है कि आपका आचरण देखा जाएगा, आपके आसपास के जो लोग हैं उनकी एविडेंस देखी जाएगी, सरकमस्टेंसेस देखी जाएंगी। बहुत सारे तत्व हैं जिन्हें मिला के आपकी इंटेंशन का वजन तोला जाएगा कि वाज देयर एन इंटेंशन और नॉट। इज दैट क्लियर? सर मुझे लगता है कि 299 में हाँ, इंटेंशन के साथ नॉलेज भी इंक्लूड होता है। तो अगर इंटेंशन नहीं भी है, अगर नॉलेज है वो तो भी वो ऑफेंस हो जाएगा। वो तो जब हम आगे मैं बता रहा हूँ ना, जब हम आगे पढ़ेंगे 300 पढ़ेंगे और फिर इनका जब डिफ्रेंशिएट इनको करेंगे तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? मेरी एक क्वेरीज है जी बताइए आलोक जी। वो ये है कि अभी आपने बताया कि जैसे कि क्लैरिफिकेशन नंबर 3 अगर कोई बॉडी पार्ट बाहर आ जाता है तो इसके पीछे कोई भी लॉ, मुझे लगता है कि लॉ जो बना हुआ है नेचुरल जस्टिस से बना हुआ है, जो भी प्रोविजंस हमारे हैं तो हर एक के पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है। तो जो हमारा क्लैरिफिकेशन नंबर 3 है कि अगर बॉडी पार्ट बाहर आ जाता है तो इसके पीछे क्या पर्पस है? देखिए, इसके पीछे पर्पज ये है कि जब बॉडी पार्ट माँ के पेट से बाहर आ गया तो उस अवस्था में उसको हम एक अलग इकाई, जब तक वो माँ के पेट में है बच्चा, तो तब तक तो हम माँ को ही इकाई मान के चल रहे हैं। और जैसे ही वो उसके बॉडी से बाहर उसने जीवन की तलाश में निकलना शुरू हो गया वो, तो उसको स्टार्टिंग में ही जैसे ही उसकी भले ही उसका कुछ हिस्सा बाहर आया हो, तो हम उसको फिर माँ को एक अलग इकाई मान लेते हैं और कानून ने उस बच्चे को एक अलग इकाई, एक अलग मानव मान लिया है। ठीक है, जब तो वो माँ के पेट में है। हाँ सर जी सर मुझे लगता है कि जैसे कि आज सोनोग्राफी है हमारे पास, हाँ तो मुझे लगता है कि उस समय नहीं था ये। हाँ, तो कहीं इसलिए तो नहीं था ये, हमारा पर्पस इसलिए था कि सोनोग्राफी में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कि अगर पार्ट आ गया बॉडी को पार्ट आ गया, हमें पता चले कन्या आई है तो हम उसको मार देते हैं। इसको रोकने के लिए ये बनाया गया लॉ क्लैरिफिकेशन। इट माइट बी आपका पॉइंट भी मतलब कि विवेकशील पॉइंट है आपका भी, लेकिन बस उसको एक अलग इकाई मान लिया गया और उस अलग इकाई को मानते हुए आप जो है आपराधिक मानववध के लिए लायबल होंगे। माँ की पौड़ी से जैसे ही उसका पार्ट अलग होना शुरू हुआ तो उसको हमने एक इकाई के तौर पे मान लिया। और आपका ये विचार भी, एक मिनट, हाँ जब तक बेबी माँ के गर्भ से पूरा बाहर नहीं आएगा, कैसे पता चलेगा कि वो मेल है या फीमेल? यहाँ तो है सर, जरा सा भी पार्ट उसका बाहर आया और उस समय अगर कोई वो होता है, एक्ट होता है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए, ये तो कानून की क्लास में आप अपने अपने विचार रखने का सबको राइट है और अपने अपने विचार, ये लॉ क्या है, व्हाट इज लॉ, दैट इज कॉमन सेंस। ठीक है ना। तो वह आप सभी अपनी कॉमन सेंस का घोड़ा दौड़ाइए और आप समझिए कि सेंस इज नॉट सो कॉमन। यस, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। हाँ, ये भी है कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। चलिए, आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं और अगली क्लास में मिलते हैं। सेक्शन 300 पढ़ेंगे और 299 और 300 का डिफ्रेंशिएट करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आप अच्छे से उसको समझ जाएं। ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। ओके।